हमारे लड़के इतने जोश में थे कि उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। उनके मन में सिर्फ एक ही होप थी, एक ही उनके एम था, एक ही उनका मुद्दा था कि हमें 5140 कुछ भी हमें कैप्चर करना है। सबसे बड़ी बात, जिन्होंने भी जो यहाँ पे हमारे भाई लोग शहीद हुए हैं, उन्होंने देश के लिए जान दी है। और मैं यही करूंगा कि उनके घर वालों को शांति मिले, और हमारी तरफ से, हमारी इंडियन आर्मी की तरफ से जो कुछ भी बन सकता होगा, विल डेफिनेटली। यहाँ पर स्टेशन ऑफिसर थे कर्नल रैंक के जी वो 2 कर्नल हमारे घर में आते हैं जी और घर आकर के यहाँ मैडम को बताया नहीं उन्होंने, जी सिर्फ ये कहा कि कारगिल युद्ध की जब जब बात होती है तो हमारे देश में हर एक देशवासी के मस्तिष्क में, दिमाग में फिर से वही सीन उभर के आता है, वही चीज उसके पटल पर बन जाती है जो उस वक्त 1999 में यानी 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान पूरे देश में जो सीन चल रहा था। किस तरह से हमारे नए नए जवान, जिनकी उम्र मात्र 20 साल 22 साल, जिनकी शादी को अभी मात्र 2 महीने हुए, किसी की शादी को 6 महीने हुए, किसी की शादी को 1 साल, किसी का 1 साल का बेटा, कोई अपनी बहन का प्यारा था, कोई अपने माता पिता का डाडला था, कोई अपने माता पिता का इकलौता सहारा था। लेकिन इन लोगों ने इन जिम्मेदारियों को एक ओर रखकर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी को सर्वोपरि रखा, देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उसी के एवज में नतीजा ये रहा कि हमें पाकिस्तान के खिलाफ जीत मिली। पाकिस्तान को हमने उसके घर में घुस के मारा, उसको धूल चटाई, उसके छक्के छुड़ा दिए। दुनिया ने देखा किस तरह हमारी सेना ने दुर्गम पहाड़ियों पर, अमूमन ऐसा होता है कि युद्ध प्लेन में होते हैं, ये दोनों सेनाएं पहाड़ियों पर होती है, लेकिन कारगिल में ऐसा नहीं था। इसीलिए दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों ने कहा कि ऐसे युद्ध, दुर्गम और खतरनाक चुनौतीपूर्ण युद्ध दुनिया में बिरले ही देखने को मिलते हैं, जहां एक और दुश्मन देश यानी पाकिस्तान की सेना 17,000, 16,000, 18,000, 19,000 फीट की ऊंचाई, ऊपर से -20, 25, 30 डिग्री तापमान, यानी शरीर को फाड़ने वाली सर्दी, हड्डी में घुसने वाली सर्दी, पूरी जो सेना है ऊपर बैठी। लेकिन हमारी सेना जो है नीचे से चढ़कर ऊपर जाना था। पूरे बॉडी में 20-21 केजी वजन, वेट, एम्यूनिशन, वेपन, दूसरे आर्मी के जो नेसेसरी इक्विपमेंट हैं वो, खाने का राशन, तमाम चीजें लेकर चढ़ना, रात भर चढ़ना, सीधी 70 से 75 डिग्री की खड़ी चढ़ाई। उधर दुश्मन की जो गन है पूरी हमारी ओर लगी हुई, उसके सामने से जाना, सामने जाकर उसके बंकर में घुसकर उनको मारना, तबाह करना और चोटियों को फिर से हासिल करना। निश्चित तौर पर ये बहुत चुनौतीपूर्ण और कठिन काम है, लेकिन कहते हैं पूरी दुनिया में हमारी सेना है, इंडियन आर्मी है, इसीलिए जानी जाती है, इसीलिए पहचानी जाती है कि वो जो नामुमकिन है उसको मुमकिन कर देती है, मुश्किल को आसान कर देती है। सेना की डिक्शनरी में ना शब्द का नाम है ही नहीं। तमाम जो हमारे रणबांकुर थे उन्होंने वीरगति को प्राप्त हुए और अपनी वीरता के दम पर उन्होंने वो पुरस्कार पाए, उनको उस पुरस्कार से नवाजा गया जिसके वो असल में हकदार थे। सेना का सबसे ऊंचा पुरस्कार होता है परमवीर चक्र। युद्ध के मैदान में दिया जाने वाला ये सबसे बड़ा परमवीर चक्र है। सबसे पहले 4 कुमाऊं रेजिमेंट के मेजर सोमनाथ शर्मा को 1948 में ये पुरस्कार दिया गया। ये जो पुरस्कार है अमूमन ये 98% ये शहीद होने के बाद मिलता है, क्योंकि पुरस्कार जब मिलता है तब उसने किसी सैनिक ने इतनी बहादुरी का काम किया हो कि उस बहादुरी में, उस काम करने में प्राणों की रक्षा होना बहुत कम, ना के बराबर, रेयर केसेस में 0.01% का जो चांसेस होते हैं, अन्यथा उसमें शहादत ही निश्चित होती है। लेकिन कई सैनिक ऐसे भी होते हैं जिनको हमारे देश में जिंदा रहकर भी ये पुरस्कार मिला है। अब बात करें कारगिल शहीदों की, तो सबसे पहले जो परमवीर चक्र विजेता नाम है उनमें सबसे पहला नाम आता है कैप्टन विक्रम बत्रा। आपने कई फिल्में देखी होंगी, जैसे 2003 में आई LOC कारगिल, उसमें अभिषेक बच्चन ने कैप्टन विक्रम बत्रा का रोल निभाया था। अभी 2021 में आई फिल्म क्यारा अडवाणी सिद्धार्थ मल्होत्रा की शेरशाह में मुख्य भूमिका में जो सिद्धार्थ मल्होत्रा थे, उन्होंने दरअसल विक्रम बत्रा की भूमिका निभाई थी। और शेरशाह नाम क्यों पड़ा? दरअसल युद्ध के मैदान में शेरशाह इनका कोडवर्ड था। कैप्टन विक्रम बत्रा का शेरशाह कोडवर्ड था। पाकिस्तानी सेना भी इनको शेरशाह नाम से बुलाती थी, इनके नाम से खौफ खाती थी, क्योंकि वायरलेस सेट पर, रेडियो सेट पर दोनों देशों की फ्रीक्वेंसी मिलने के बाद दोनों देश कहीं ना कहीं कभी कभार
बातें सुन लेते हैं, उनको नाम सुनाई देते हैं, तो शेरशाह का नाम बार बार आने से उनको लगा कि शेरशाह वाकई कोई शेर है। इस शेर को उनके लिए चुनौती था, उनके लिए बड़ी गंभीर चुनौती था। वो चाहते थे कैसे शेरशाह को कब्जे में कर लें जिससे इंडियन आर्मी को दबाया जा सके, लेकिन ये शेर था। शेर भला किसी के कब्जे में कैसे आ सकता है। शेरशाह की जो प्रारंभिक जीवन है, उनकी शिक्षा है कैप्टन विक्रम बत्रा की, उसके बारे में जान लेते हैं। दरअसल विक्रम बत्रा की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो उनके गांव पालमपुर में हुई। पालमपुर हिमाचल प्रदेश में एक खूबसूरत जिला है, शहर है, हिमालय की गोद में है। और मैंने खुद इनके पिता से आपके आभारी हैं। इनके घर पहुंचकर पूरी बातचीत की, पूरा इंटरव्यू जो सनसनीखेज इंटरव्यू है उसमें काफी ऐसे अनछुए पहलू हैं जो शायद आप ना जानते हो। उन पहलू पर बात की, वो आगे आपको देखने को मिलेगा। आप बड़े रहें आखिर तक, वीडियो का आखिर तक। कैप्टन विक्रम बत्रा ने शुरुआती शिक्षा है जो अपने पालमपुर से की। चूंकि इनका जो केंद्रीय विद्यालय था वो सैनिक छावनी के पास था, लिहाजा ये सैनिकों की पूरी गतिविधि है, उनकी यूनिफॉर्म है, उनके सैल्यूट है, डिसिप्लिन है, तमाम जो उनके इक्विपमेंट है उनको देखते रहते थे। लिहाजा शुरू से ही इनके मन में एक सेना के प्रति लगाव हो गया, रुझान हो गया, रुचि हो गई। उसके बाद शुरुआती शिक्षा खत्म करने के बाद डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ पहुंचे। चंडीगढ़ में इन्होंने विज्ञान से स्नातक के लिए एडमिशन लिया, वहाँ शिक्षा लेने लगे। पढ़ रहे थे, पढ़ने में तेज थे, बहुत अव्वल थे, टेबल टेनिस के खिलाड़ी थे। उसी कॉलेज के दौरान इनकी मुलाकात एक लड़की से होती है, नाम था डिम्पल चीमा। डिम्पल चीमा का किरदार भी कियारा अडवाणी ने शेरशाह मूवी में निभाया। दोनों की मुलाकात होती है, धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। दोनों की जो लव स्टोरी है अब उनके दोस्तों तक पहुंच चुकी थी, यानी इनकी जो स्टोरी है गहरी हो चुकी थी, पक्की हो चुकी थी। इसी दौरान इन्होंने वहां पढ़ते हुए, वहीं रहते हुए सीडीएस की परीक्षा दी। सीडीएस की परीक्षा में सफल होते हैं। सफल होने के बाद सीधे आईएमए देहरादून, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जहां पूरे भारत के ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर की ट्रेनिंग होती है, आईएमए, वहां पहुंचते हैं, वहां ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग करने के बाद सीधे ये पहुंचते हैं सोपोर, जम्मू कश्मीर के सोपोर। 13 जैकरिफ, 13 जम्मू कश्मीर राइफल, ये अलग अलग सेना की राइफल रेजिमेंट होती हैं, इनके नाम अलग अलग, बटालियन होती हैं, उनके नाम अलग अलग होते हैं। कोई पंजाब रेजिमेंट है, कोई राजपूत रेजिमेंट है, कोई राजपूताना है, कोई सिख है, कोई सिखलाई है। ऐसे ही जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर राइफल, 13 जम्मू कश्मीर राइफल में इनको कमीशन दिया जाता है, इनकी पोस्टिंग होती है। उसके बाद इनकी जो यूनिट है 5 जून को शाहजहांपुर, यूपी के शाहजहांपुर आना था, लेकिन उसी वक्त कारगिल में इनकी यूनिट का बुलावा आता है। इनको फौरन कारगिल के लिए निकलना पड़ता है। कारगिल पहुंचने के बाद इनको सबसे पहले, सबसे चुनौतीपूर्ण दुश्मन के लिए, जो हमारी चोटी है दुश्मन के कब्जे में थी, जहां बैठकर दुश्मन हमारा जम्मू श्रीनगर, लेह श्रीनगर कारगिल रोड एकमात्र रोड है, वहां सैनिक भेजने के लिए, सेना के एमुनिशन राशन भेजने के लिए, उस पहाड़ी पर, टॉप पर 17,000 फीट की ऊंचाई पर बैठकर ये दुश्मन जो है 5140 पॉइंट, इस चोटी का नाम है, इस चोटी पे बैठकर सीधे हमारे नेशनल हाईवे 1 अल्फा को वॉच कर रहा था, देख रहा था, उसको नुकसान पहुंचाने की कवायद में था, क्योंकि हमारी सेना की जो राशन है, जो सप्लाई है, उसको कट ऑफ करने की तैयारी में था। लेकिन हमारी सेना के बहादुर जाबाज सिपाही कैप्टन विक्रम बत्रा की टीम को ये टास्क मिलता है कि आपको इस चोटी को आज़ाद कराना है। विक्रम बत्रा पहले पूरा मैप पे उस चीज़ को समझते हैं, फिर प्लानिंग करते हैं, इनकी जवानों के साथ मीटिंग होती है। फिर रात को, चूंकि युद्ध रात में लड़े जाते हैं, दिन में एक्टिविटी है, दुश्मन देख लेता है, आराम से बात कर लेता है, नुकसान होने का अंदेशा रहता है। रात को चढ़े, रात भर चढ़कर भयंकर गोलाबारी के बीच पहुंचते हुए दुश्मन की राइफल के गनों के आगे से निकलते चुपचाप रात को अंधेरे में क्रोलिंग करते हुए, लेट कर क्रोल करते हुए धीरे धीरे बंकर तक पहुंचे। बंकरों को उड़ाया, गोलाबारी हुई। गोलाबारी में पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, पूरे बंकर को तबाह किया। और पहली सफलता के रूप में 5140 जो पॉइंट है, जहां दुश्मन बड़ी मजबूत स्थिति में बैठा हुआ था, उसको ध्वस्त किया, धराशायी किया, पूरा बंकर तबाह कर दिया। उनके सारे हथियार, एमुनिशन वो ले लिए, छीन लिए। उसके बाद उन्होंने नीचे अपने कमांडिंग ऑफिसर को खबर दी। उन्होंने बताया कि सर मैंने ये फतेह कर लिया है। वहीं से उन्होंने बोला, ये दिल मांगे मोर, ये जो नारा है पूरे देश में उस वक्त उद्घोष, ये फेमस हुआ था, ये दिल मांगे मोर। ये दरअसल कैप्टन विक्रम बत्रा द्वारा उद्घोष किया हुआ नारा था, जो लड़ाई के दौरान कहा गया था, ये दिल मांगे मोर। उसके बाद इनकी जो टीम है नीचे आती है। उसके बाद कुछ दिन आराम करने के बाद इनकी जो टीम है वो फिर से अगली 7 जुलाई को, ये जो बात थी ये 20 जुलाई की थी, 20 जुलाई को इन्होंने, मैं भी चाहूँगा 20 जून को इन्होंने 5140 पर कब्जा किया।
वापस आया उसके बाद। हालांकि इस दौरान काफी सैनिक शहीद हुए, लेकिन विक्रम बत्रा कुछ जवानों के साथ सकुशल वापस आए। उन्होंने बाकायदा मीडिया को एक इंटरव्यू दिया। वो इंटरव्यू भी आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये इंटरव्यू दिया, उसके बाद अगली 7 जुलाई को इनको फिर से अति महत्वपूर्ण चोटी 4875 इस पर कब्जा करने की जिम्मेदारी इनके कमांडिंग ऑफिसर यानी सीओ द्वारा दी गई। इन्होंने पहले की तरह पहले से ऊर्जा से मजबूत थे, हिम्मत थी, इस बार और अच्छा हौसला था, क्योंकि एक चोटी फतेह कर चुके थे। उसकी भौगोलिक स्थिति है, मालूम पड़ चुकी थी कि दुश्मन किस स्थिति में है, किस तरह से बैठा हुआ है। इन्होंने फिर से टीम इकट्ठी की, अपनी पूरी कंपनी के साथ मूव किया, मार्च किया, रात भर चढ़ाई करते रहे। उसके बाद सीधे ऊपर पहुंचते हैं। अब दुश्मन की ये बिल्कुल गन की रेंज के अंदर पहुंच चुके थे। अब दुश्मन इनसे चंद कदमों की दूरी पर था, लेकिन रात का दौरान चूंकि इतनी बर्फ थी, रात का मौसम था, काली अंधेरी रात में चुपचाप दुश्मन की गन के आगे हल्की सी पहाड़ी की टक्कर लेकर ये छुपकर वहां लेटे रहे, पत्थरों में बर्फ में लेटे रहे और अपने सही वक्त का इंतजार करते रहे। पूरी कंपनी इकट्ठी थी। उसके बाद उन्होंने सुबह के 4 बजे के आसपास इन्होंने फिर से धीरे धीरे अपने कोड वर्ड में आर्मी के जो सिखलाई होती है उसके मुताबिक अपने सैनिकों को बताया कि हमको किस तरीके से एक तजवीज़ बनाकर प्लानिंग करके, कैसे ये सब प्लानिंग पहले हो चुकी थी, अब कैसे हमें हमला करना है। सारे जवान डिटेल किए गए, किसको कौन से टारगेट को मारना है। उसके बाद सुबह का वक्त होते ही इन्होंने एकदम जोर से भारत माता की जय कहते हुए उनके बंकरों पर हमला बोल दिया। दुश्मन चुपचाप बैठा था, एकदम हमले से हबड़ा गया। ये धीरे धीरे भयंकर गोलाबारी शुरू हो गई। भयंकर गोलाबारी में कई जवान हमारे भी शहीद हुए। पाकिस्तान की सेना का बंकर उड़ा दिया गया। इन्होंने कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने पास से ग्रेनेड निकालकर उसकी पिन निकाली, कैलिबर आजाद किया, सीधे ग्रेनेड बंकर में थ्रो किया। बंकर में थ्रो होते ही बंकर के परछक्के उड़ गए। उसमें जो 7-8 जवान थे वो सारे मौत के मुंह में समा गए, सबको मौत के मुंह में धकेल दिया। बाकी जवान थे, उन्होंने वीरता से लड़ाई लड़ी। लड़ते लड़ते इनके अम्मुनिशन जो गोला बारूद है काफी कम हो चुके थे, लेकिन इनकी जो थकन है वो भी हो चुकी थी। पाकिस्तानी सेना चूंकि काफी मात्रा में थी, अब भीषण युद्ध चल रहा था, गोलियां बरस रही थी, आग उगल रही थी। इसी दौरान इनका एक साथी सैनिक है, वो पाकिस्तानी गोलाबारी में उसकी टांग में गोलियां लगती हैं, वो भयंकर तरीके से जख्मी थे, चलने की हालत में नहीं थे, वो चिल्ला रहे थे। तमाम जवानों ने कहा सर अभी रुक जाइए आप, वहां बहुत खतरा है। उनके ऊपर दुश्मन एम लेकर, निशाना लेकर बैठा हुआ है, ताकि कोई जवान बचाने जाए उसको वो आसानी से अपने गोली का शिकार बना सके। लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा इतने बहादुरी थे, कूट कूट भरी थी, इतने हिम्मती थे, जज्बाती थे कि वो अपने सैनिक की जो चीख है, उसका दर्द है, नहीं देख पाए और सीधे जवानों से कहा तुम चुपचाप मुझे सपोर्ट फायर देना, पीछे से मुझे कवर फायर दीजिएगा, मैं आगे जाकर उनको लेकर आता हूँ। वहां पहुंचे तो पहले से ही दुश्मन जो उनके ऊपर निशाना लेकर बैठा हुआ था। दुश्मन लड़ाई में, ये युद्ध बहुत दिमाग से लड़ा जाता है, लड़ाई में जानबूझकर घायल सैनिक को ये सेना है मारती नहीं है, क्योंकि इनको बचाने के लिए ट्रुप्स आएगा तो उसको आराम से मार सकेंगे। ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए घायल सैनिक को कोई सेना मारती नहीं है। ये जब पहुंचे तो सीधे पहले से ही एम लिए हुए पाकिस्तानी सेना के दुष्ट सैनिकों ने इनको ऊपर सीधे अपने फायर खोल दिया। भयंकर गोलाबारी में कैप्टन विक्रम बत्रा के बॉडी से काफी खून निकला, गोलियां लग चुकी थी, क्योंकि इनके सीने में गोलियां लगी, पैर में लगी, सिर में लगी, हाथ में लगी। इतनी गोलाबारी से सहता हुआ ये भारत का लाल वीर जवान, सूरवीर योद्धा काफी देर तक अपनी गन से घायल अवस्था में उनका मुकाबला करता रहा, जवाबी फायरिंग करता रहा। लेकिन कहते हैं अत्यधिक ब्लीडिंग होने से और ज्यादा गोलियां लगने से कैप्टन विक्रम बत्रा जो है वीर गति को प्राप्त हो गए, शहीद हो गए। और उनकी शहादत के बाद भारतीय सेना ने उनके काम को देखते हुए, बहादुरी, शौर्य, अद्भुत शौर्य, अद्वितीय पराक्रम को देखते हुए उनको भारत के सबसे बड़े वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया। और आपको बता दूं, उनकी जो गर्लफ्रेंड है डिंपल चीमा, उन्होंने अभी तक शादी नहीं की। उन्होंने जब आखिरी बार लड़ाई में जा रहे थे तो मिलके एक कैफे में, जहां अक्सर ही मिलते थे, कैफे में इनसे कहा कि मैं लड़ाई में जा रहा हूँ। तो डिंपल ने कहा आप अपना ख्याल रखिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, चिंता मत करो, मैं आऊँगा जरूर, या तो ऐसे ही आऊँगा या तिरंगा में लिपट कर आऊँगा। और अपने वादे के मुताबिक तिरंगे में लिपट कर आए। आज भी उसके बाद जब इनकी बॉडी घर पहुंचती है तो पूरा शहर इस शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए रोते हुए सड़कों पर निकल पड़ता है। पूरी इनकी एक शव यात्रा निकाली जाती है, सेना के वाहन आते हैं। चुपके से चंडीगढ़ निवासी इनकी गर्लफ्रेंड डिंपल चीमा वहां पहुंचती हैं। अंतिम संस्कार हो रहा था। अब सोचिए वो सीन कितना दर्दनाक रहा होगा। एक तरफ अपने प्रेमी भारत के शहीद लाल का अंतिम संस्कार हो रहा है, दूसरी ओर डिंपल चीमा
अपने भाई को लेकर दूर खड़ी ये पूरा सीन देख रही थी। वो उनके अंतिम संस्कार में चंडीगढ़ से हिमाचल के पालमपुर पहुंची थी। काफी दुर्गम रास्ता है, दूरी भी ज्यादा है। हालांकि मैंने सफर तय किया है उस वक्त, मैंने अब तय किया है उस वक्त 1999 में, जब ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा नहीं था। उस वक्त एक महिला के लिए जाना कितना कठिन रहा होगा, लेकिन फिर भी उस प्रेमिका ने अपने शहीद प्रेमी का अंतिम संस्कार करने के लिए, देखने के लिए, अंतिम विदाई के लिए रोते हुए वहां पहुंची। लोग कहते हैं कि वहां काफी देर तक ये खड़ी रोती रही। तमाम लोग चले गए। मेरी जब बात हुई विक्रम बत्रा के पिता गिरधारी लाल बत्रा से, उसका पूरा इंटरव्यू आपको इस वीडियो के अंत में है। गिरधारी लाल बत्रा ने बताया कि काफी देर तक सारे लोग जाने के बाद डिम्पल चीमा खड़ी रही, रोती रही। किसी तरह इन्होंने ढाढ़स बंधाया, उनको समझाया, उनसे बात की, उनको समझाया कि उन्होंने देश के लिए जान दी, ये हमारे लिए गर्व की बात है। उसके बाद डिम्पल चीमा जो है अपने घर लौट गई। और निश्चित तौर पर हमारे देश की जो वीर गाथाएं हैं और ऐसे वीरों की कहानियां हमारे देश को, हमारे देशवासियों को, सेना को अनंत काल तक गौरवान्वित करती रहेंगी, प्रेरणा देती रहेंगी, ऊर्जा देती रहेंगी। कैप्टन विक्रम बत्रा को हमारा सलाम। इसके लिए आपके आभारी हैं और बहुत स्वागत आपका। थोड़ा सा सर बत्रा साहब की बचपन के बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, बचपन से बड़े मेधावी थे, ब्रिलियंट थे, स्टडीज में, स्पोर्ट्स में, गॉडली वर्च्यूज, ह्यूमनली वर्च्यूज बहुत था उनके अंदर। दूसरों की हेल्प करना, बड़ों की इज्जत करना, खुश मिजाज थे, बहुत जौली थे, जॉयस थे, और अपनी इन्हीं गुणों के कारण सारे सिटी में वो मशहूर थे। उसके बाद उनकी स्कूलिंग किस प्रकार से हुई? स्कूलिंग उनकी प्लस टू उन्होंने सेंट्रल स्कूल से किया, केंद्रीय विद्यालय से पालमपुर से किया, और वहाँ पर भी स्कूल में भी वो काफी पॉपुलर रहे। स्टूडेंट्स में भी और टीचर्स में भी लीडरशिप क्वालिटीज उनमें बहुत थी। वो हमेशा लीडर रहते थे स्टूडेंट्स के, और विद्यार्थी उनके आगे पीछे रहते थे। हमेशा फर्स्ट डिविजनर रहे वो, और काफी अच्छी तरह से उन्होंने आर्मी ज्वाइन करने की कहाँ से शुरुआत हुई? आर्मी शुरुआत देखिए कॉलेज एजुकेशन चंडीगढ़ से की उन्होंने। पहले डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से, उसके बाद में फिर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से उन्होंने किया। एनसीसी की कैडेट रहे वो, 2 बार बेस्ट कैडेट रहे, और सीसर्ट उन्होंने किया हुआ था। मर्चेंट नेवी में इंस्ट्रक्टर उनका हुआ था एक बार। मर्चेंट नेवी में उन्होंने, लेकिन वहाँ नहीं गए, वहाँ नहीं गए, जाना था इंडियन आर्मी में एक्चुअली। उनका एक्चुअली एम यही था कि मैंने कमीशन लेना है, आर्मी अफसर बनना है, और बहुत इम्प्रेस्ड थे वो उनकी डिसिप्लिन लाइफ होती है। तो उसकी तैयारी उन्होंने, जब वो एमए इंग्लिश में थे तो तैयारी करते रहे इसकी सीडीएस एग्जामिनेशन की, जो यूपीएससी के द्वारा होता है, और सारी कंट्री में उनका 32वां रैंक था सीडीएस में, ऑल ओवर इंडिया 32वां रैंक था। जी हाँ, जहाँ लाखों की संख्या में बच्चे अपियर होते हैं, उनका मेरिट में 32वां नंबर था। उसके बाद सिलेक्शन उनका हो गया। पहली पोस्टिंग कहाँ हुई? पहली पोस्टिंग उनके सोपोर में हुई है, जम्मू कश्मीर। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में हुई, और मिलिटेंसी एरिया था वो, काफी सेंसिटिव एरिया था। 1-2 मिलिटेंट्स को भी मारा उन्होंने, और एक बच्चा जो कि मिलिटेंसी में चला गया था उसको भी उन्होंने नेशनल स्ट्रीम समझा करके, और नेशनल स्ट्रीम में लेकर के आए। ये बहुत बड़ा काम था अपने आप में। जी हाँ, बस उसके बाद युद्ध का आगाज हो गया। युद्ध का आगाज हो गया। सीधे बत्रा साहब को कारगिल युद्ध में भेज दिया गया, और उनकी टुकड़ी को लेकर के कारगिल की सबसे ऊंची चोटी थी जो तोतलिंग, उस पर लगभग 17,000 की फीट की ऊंचाई थी। दुर्गम रास्ते थे, खराब मौसम, -20-30 डिग्री टेम्परेचर, पूरा आर्मी इक्विपमेंट लेकर ऊपर जाना चढ़ना अपने आप में एक मिसाल था। अधम साहस प्रतिभा के धनी बत्रा साहब ने उसको कर दिखाया। वहां पहुंचे, साथियों के साथ में दुश्मनों को मारा, उसके बाद बंकर तबाह किया, चोटी को कैप्चर किया, रिकैप्चर किया, तिरंगा लहराया, वहां से उद्घोष किया दिल मांगे मोर। दिल मांगे मोर की बारे में बताइए। बस ये दिल मांगे मोर उन्होंने अपना विक्ट्री सिग्नल रखा था जी। इसका मतलब उनका ये था कि मैं जो है अभी बैठने वाला नहीं, मैं और दुश्मनों को मारूंगा और चोटियां फतेह करूंगा। तो उन्होंने इस पॉइंट से ये रखा था कि ये दिल मांगे मोर, और ये स्लोगन इतना मशहूर हुआ सारी कंट्री, पूरे देश में ये चला था। पूरे देश में चला, और एक खुशी की लहर देशवासियों में अलग जग गई। जी हाँ, अलग जग गई। दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर।
उसके बाद जो उसके बाद में फिर देखिए वहां पर इन्होंने 7 लोगों को मारा है जी। और यही नारा दिया है, ये दिल मांगे मोर का वहाँ। जी। और उसके बाद फिर ये बेस कैंप में आए जी। हैं। बेस कैंप में 2-3 दिन का रेस्ट लेने के बाद में जी। फिर ये 2-4 दिन का रेस्ट लिया है वहां जी। पर। उसके बाद में फिर 4875 के लिए, जो कि बड़ा क्रूशियल ऑपरेशन था जी। 4875 का, जहाँ दुश्मन काफी मजबूत स्थिति में बैठा हुआ था, मजबूत जहाँ स्थिति पाकिस्तानी में। एकदम मजबूत स्थिति में थे, जी हाँ, उनके नियंत्रण, पूरी चोटी उनके नियंत्रण में थी। हाँ, जहाँ पूरे गोला बारूद के साथ बैठे हुए बिल्कुल, थे bombardment और चल रही भारतीय सेना पर पूरी नजर रख रहे थे वो, जी हाँ, ऊपर जी, बैठकर जी हाँ, जहाँ पहुंचे। बहुत क्रूशियल था वहां जी। पर। जी। और ये वहां पहुंचे, इन्होंने अपने आप को वॉलंटियर किया, जी। क्योंकि 2 कंपनी हमारी ऑलरेडी वहां पर थी जी। और उसकी जरूरत पड़ी, जी। तो ये इन्होंने अपने आप को वॉलंटियर किया। जी। तो ये वहां पर जब ये थे 4875 पर, उतनी हाइट है इसकी 17 to 18,000 फीट की। जी। इनका एक जूनियर अफसर जो था वो फ्रंट में था, नगप्पा साहब। हाँ नगप्पा, नवीन नगप्पा। जी। नवीन नगप्पा सर बाहर थे और वो जो है उनकी टांग में ब्लास्ट होता है हैंड ग्रेनेड का। हैंड ग्रेनेड का ब्लास्ट होने से उनकी टांगों की जो निचली मांसपेशियां हैं जी। वो सब उड़ जाती हैं जी। और बस्ट हो जाती हैं और वो बेचारे दर्द से चीख रहे होते हैं। जी। उनको बचाने के लिए हाँ, तो जैसे ही उनकी आवाजें सुनते हैं तो ये है, अंदर आवाज पहुंचती है बंकर में, तो विक्रम साहब कहते हैं कि लाना है उसको। जी। तो सूबेदार कहते हैं नहीं सर सुबह लाएंगे, तो वो कहते हैं नहीं अभी लाना है क्योंकि हो सकता है मर जाएंगे, हो सकता है मर जाएंगे। जी। तो वो सूबेदार जो जाने लगते हैं तो एकदम से पीछे धकेल देते हैं उनको जी। कि नहीं तुम नहीं जाओगे, मैं जाऊंगा, जी। तू बाल बच्चेदार है, जी। तो बच्चे तेरे अनाथ हो जाएंगे अगर मर गया। जी। तो ये खुद चले जाते हैं और उनको जैसे भी है उठा करके जी। लेकर के आते हैं, वहाँ सेफ्टी वाली जगह पर छोड़ते हैं जी। और उसके बाद में खुद मोर्चा संभालते हैं ये। जी। और उस मोर्चे में फिर वहां पर तो बहुत ज्यादा बम्बार्डमेंट और गोलियां जी। जी। बरस रही थी। जी। जी। तो उसमें ये 5 लोगों को मारते हैं, गुत्तम गुत्ता फाइट में। गुत्ता हैंड टू हैंड फाइट में जी, गुत्ता 5 गुत्ता लोगों फाइट को, में हाँ, 5 लोगों को 5 लोगों को मारा इन्होंने हैंड टू हैंड फाइट में, बिल्कुल अकेले ही। जी। और इसके साथ ही कोई दुश्मन का सैनिक जो कि वहां छिपा हुआ था किसी पहाड़ी में, जी। वो स्नाइपर गन से इनको टारगेट करता है जी। और वो गोली इनकी छाती में लगती है जी। और वो इनकी छाती फट जाती है। जी। बस तब ये ईश्वर का नाम लेकर के, माता का नाम लेकर के जी। प्रस्थान करते हैं। मैं आपको बता दूं, विक्रम बत्रा साहब की वीरता के बहादुरी के चर्चे हैं भारत से बाहर। जो दुश्मन देश जिसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, उस देश पाकिस्तान ने तक उनकी वीरता की तारीफ की, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान की सेना में खलबली मचा दी थी। उनके पैर उखाड़ दिए, उनके सारे इरादे मंसूबे नापाक इरादे थे, नाकामयाब कर दिए थे। उनमें खलबली मच चुकी थी पूरी पाकिस्तानी सेना में। और इनको जो लड़ाई के दौरान इनके कमांडर ने कोड नेम दिया था शेर शाह, जिसके नाम पर मूवी बनी है सिद्धार्थ मल्होत्रा, कैरट बाड़ी जी की जो मूवी आई है शेरशाह, उसी नाम पर है। शेरशाह के नाम से दुश्मन खौफ खाने लगे। उन्होंने इकट्ठा होकर ये प्लानिंग की कैसे शेरशाह को इनकी आवाज को दबाया जाए, इनको शहीद किया जाए। उसके बाद तभी हम अपने जो हमारे नापाक इरादे हैं उनमें कायम हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। एक जोक की बात सुनाता हूँ आपको जी। कि भाई वो वहां से दुश्मन सैनिक एक बार कहते हैं, किसी ने कहा कि माधुरी दीक्षित हमें दे दो, हम कश्मीर आपको दे देंगे। जी। जी। तो इन्होंने क्या किया, उसी वक्त फायर किया उसको, जिसने ये बात कही थी, उसको फायर किया, मारा और कहा ये माधुरी की तरफ से, ये माधुरी की तरफ से आपको गिफ्ट है। गिफ्ट है। ये आप गिफ्ट माधुरी की तरफ से। जी। जी। बड़ी हंसी वाली बात है। जी। जी। अभी फिर आपको खबर कैसे मिली कि अब सर शहीद हो गए हैं? बस वो तो ये आर्मी के थ्रू ही हो जाता है। पालमपुर तो मिलिट्री स्टेशन हाँ, पालमपुर मिलिट्री स्टेशन में ये खबर पहुंची। जी। जो यहाँ पर स्टेशन ऑफिसर थे कर्नल रैंक के, जी। वो 2 कर्नल हमारे घर में आते हैं जी। और घर आकर के यहाँ मैडम को बताया नहीं उन्होंने, जी। सिर्फ ये कहा कि बत्रा साहब से बात करनी है। है। तो मैडम ने फोन किया मुझे, जैसे मैं फोन उठाया तो उस समय स्कूल में थे आप? जी हाँ, जी। मैं अपने स्कूल ऑफिस में था। जी। और जैसे ही मैंने फोन उठाया तो कहने लगे कि आप जल्दी वापस आ जाइए। जी। मैडम कहने लगे कि जल्दी वापस आ जाइए, जी। कोई ज़रूरी बात करनी है, आर्मी ऑफिसर्स आए हैं, उन्होंने ज़रूरी बात करनी है। मैंने ठीक है मैं आ रहा हूँ। बस मैं कार में ही जाता था, कार उठाई जी। और मैं एकदम दौड़ा। तो जैसे ही मैं घर पहुंचा तो वो 2 कर्नल खड़े थे, साथ में कुछ 2-4 आसपास के लोग थे, नेबर्स। हाँ जी। जी। तो शक तो मुझे तभी हो गया, मैं कहा ये तो ज़रूर कुछ दुखद घटना है। और जब मैं अंदर गया तो फिर वो मुझे पकड़ करके ले गए साइड में थोड़ा किनारे,
कर्नल पुंज। तो कहने की बस एक दुखद घटना है, जी एक सैड न्यूज़ जी कि विक्रम सर नहीं रहे। जी बस इतना सुनना था। तो फिर आप समझ सकते हैं कि एक पिता पर एक जवान बेटे की जी जी जवानी अर्थी में देना ही जाना बहुत- जी, कितनी इससे बड़ी बड़ा बात दुख नहीं हो होती है। सकता। और मैं जो है गश्त खा करके गिरने ही वाला था कि एक नेबरर्स जो थे मेरे, उन्होंने मुझे छाती से लगाया, थपथपाया, हौसला दिया। लेकिन जो बेटे ने काम किया इस पर पूरे देश को गर्व है, पूरे देश को उन पर नाज है। जो काम वो कर गए हैं वो आज एक इतिहास बन चुका है। जी, इतिहास बना है और अपने आप सदियों तक वो में। जब हमारे तक भारत धरती रहेगी उनका नाम चलेगा। जी। युवा पीढ़ी को प्रेरणा देता रहेगा। जी और हमें इस बात का बहुत फख्र है। जी और हम ये समझते हैं कि ऐसी संतान जो है भाग्य से प्राप्त होती है। जी। और उन्होंने हमारा जीवन सार्थक कर दिया। एक जो लड़ाई होती है वो निर्णायक मोड़ के बाद, एक फैसले के बाद तो खत्म हो जाती है, लेकिन एक और लड़ाई शुरू होती है, वो होती है परिवार के साथ। वो लड़ाई जो है सारी उम्र चलती है, क्योंकि यादें होती हैं, गम होता है, खुशी और गर्व भी होता है, हमेशा चलता रहता है। और इस परिवार के साथ में एक बलिदान देने वाली एक कहानी और भी है, एक किरदार और भी है, वो है विक्रम बत्रा साहब की गर्लफ्रेंड डिम्पल चीमा जी का। जी हाँ, चीमा जो थी उनके कॉलेज की गर्लफ्रेंड थी, उनसे बेपनाह मोहब्बत करती थी। और जब लड़ाई पर गए तो उनसे कहा था उन्होंने एक बार कैफे में बैठकर कि आप जल्दी वापस आना। तो उन्होंने कहा मैं आऊँगा, खुद आऊँ, तिरंगा लहरा कर आऊँगा या तिरंगे में लिपट कर आऊँगा, उन्होंने ऐसा कहा था। और जो उनकी गर्लफ्रेंड चीमा जी हैं, उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी ये दी है, उन्होंने उनकी याद में आजीवन शादी न करने का कठिन फैसला लिया है, कठिन प्रतिज्ञा की है। आज तक उन्होंने शादी नहीं की। और हाल में आई फिल्म शेरशाह, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी जी हैं, उसमें सिद्धार्थ जी ने जो है विक्रम बत्रा साहब का रोल किया है और कियारा आडवाणी जी ने डिम्पल चीमा जी का रोल किया है। और कहानी बिल्कुल हूबहू सच है। लगभग फिल्म में सारी चीजें बिल्कुल वास्तविकता की ओर है। लगभग मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म वास्तविक है, लगभग वास्तविक है। जी। विक्रम जी से आखिरी बात यही हुई थी कि जब उन्होंने 5140 पहले कैप्चर कर लिया था, जी तो उन्होंने बताया कि उन्होंने 5140 रिकैप्चर कर लिया है। जी। और अब वो एक 4875 एक बड़ा क्रूशियल ऑपरेशन पर जा रहे हैं, जिस पर पाकिस्तान पूरा हाँ, कब्जा करके हाँ, बैठा हुआ कब्जा था, करके बैठा पूरे हुआ था। फोर्स तल बल के साथ, पूरे बल के साथ। और मुश्किल दुर्गम पानी थी वो। जी हाँ। जी तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ। जी। तो आप ईश्वर से ये प्रार्थना कीजिए कि इसमें भी हमें सफलता प्राप्त। ये वहाँ वॉलंटियर गए थे। हाँ, वॉलंटियर इन्होंने की अपने choice आप है। को स्वयं वॉलंटियर किया था कि मैं जाऊंगा। ये पहाड़ी मैंने कब्जा की है, हाँ। अब इस पर कब्जा मैं ही हाँ, मैं करूंगा। देश के लिए मैंने एक पहाड़ी पे कब्जा कर लिया है। जी हाँ, इस पर जो और दुर्गम है, आगे है, मैं पाकिस्तान के पूरे नियंत्रण में है, इस पर कब्जा मैं करूंगा। बिल्कुल। उनके और सैनिक ने भी वो- जी जी उनके बताएं। सैनिक भी यही चाहते थे कि उनको कॉन्फिडेंस था उनमें जी कि अगर इनके साथ हम जाएंगे तो जीत मिलेगी, तो हम जीत भी फतेह होगी। मिलेगी, हम बचेंगे। बचेंगे। और इस अपनी सेफ्टी का भी ध्यान था जी, उनको। जी। तो इसलिए फिर वो उन्होंने विक्रम जी ने अपने आप को स्वयं वॉलंटियर किया जी। कि मैं ही जाऊंगा। जी। और फिर जैसा कि आपको मैंने बताया वहां पर फतेह किया है। जी फतेह किया। जी। जी आप कह रहे थे जो उनकी गर्लफ्रेंड थी डिम्पल चीमा जी, उनकी अंतिम संस्कार में भी आई थी यहाँ हाँ। पालमपुर में। बिल्कुल, डिम्पल चीमा जी उनके अंतिम संस्कार में आई थी। जी और वो वहां पर शमशान भूमि में खड़ी थी, जी काफी मायूस थी, बहुत अधिक। जी उसके बाद में फिर उनसे बातचीत हुई। जी आपकी बातचीत। जी जी उसके बाद अपने घर चली गई। हाँ, अपने भाई को लेकर आई थी, जी फिर वापस चली गई। थैंक यू। आप देशवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देशवासियों के लिए देखिए जी, मेरा संदेश यही है कि जीवन किस लिए मिला है। जी हमारी युवा पीढ़ी ये सोचे, ये जीवन किस लिए मिला है। जी ये जीवन मिला है हमें जी कुछ देने के लिए, कुछ करने के लिए, केवल भरण पोषण के लिए नहीं, करने के लिए। केवल परिवार पालने के लिए ही नहीं। जी जिस समाज में, जिस कौम में, जिस वतन में हमने जन्म लिया है, उसके लिए भी हमें कुछ कंट्रीब्यूशन करना हक चाहिए। निभाना है, उसका हक उसका जो ऋण है जी वो हमें चुकाना है। जी तो उसके लिए भी आप किसी भी क्षेत्र में रहें जीवन के, जी। लेकिन आप अपने समाज, अपनी कौम, अपने वतन के लिए कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन अवश्य करें, ताकि आपका जो जीवन है वो सफल हो। और जब आप यहाँ से जाएं तो आपको ऐसा न लगे कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया।